अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या कोरोना का जोर टूट चुका है? क्या इस जानलेवा मर्ज की वैक्सीन बन गई है? क्या इस वायरस ने लोगों को निशाना बनाना छोड़ दिया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान में ऐसा लग क्यों रहा है? क्योंकि अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद केसेस की रफ्तार दुगनी से तिगनी होने के बावजूद नीम लॉकडाउन को भी मजीद नरम कर दिया गया। दुकानें खोली जा रही हैं, सड़कों पर आवाम आजादी से घूम फिर रही है और अब तो मसाजिद में भी इज्तिमाई इबादत की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इस इजाजत में भी नाज़रीन वही रिवायती कंफ्यूजन की झलक है जो पीटीआई हुकूमत का खासा है। वज़ीर आज़म करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, आखिर चाहते क्या है? आज एक सांस में वज़ीर आज़म ने 3 अलग अलग बातें की हैं जनाब। हम एक आज़ाद कौम है, हमारी कौम मस्जिदों में जाना चाहती है। अब क्या हम इन लोगों को ज़बरदस्ती कहें कि आप मस्जिदों में ना जाएं? मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। अगर ये फैलती है, वायरस फैलती है, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि फिर हमें अपने ये फैसले से पीछे हमें, और ये साइन किया हुआ ये जो 20 रुकात के अंदर कि अगर ये फैलती है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। और कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हो। मसाजिद बंद कर देंगे अजीब कंफ्यूजन है। अगर मस्जिदें बंद नहीं कर सकते तो पहले क्यों बंद की थी? और अगर मस्जिद खुलने से कोई खतरा नहीं है तो लोगों को मस्जिद ना आने का मशवरा क्यों दे रहे हैं आप? और कोरोना तो पहले ही बहुत तेजी से फैल रहा है और कितना तेजी से फैलने का इंतजार किया जा रहा है। और सबसे अजीब बात नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत के अपने तजादात हैं। काबीना अरकान की बयानात आपस में नहीं मिलते। एक वजीर मस्जिदें खोलने की हौसला शिकनी कर रहे हैं तो दूसरे वजीर इस फैसले का दिफा कर रहे हैं। हुकूमती सफों में यह कंफ्यूजन नई बात नहीं है। गुज़िश्ता माह मुल्क में कोरोना केसेस में एकदम तेजी से इजाफा हुआ, हलाकतें भी होने लगी थी, तब भी ऐसी ही कंफ्यूजन नजर आई थी नाज़रीन। सारा मुल्क कह रहा था कि कोरोना को फैलने से रोकने का सबसे करामत जो नुस्खा है वो है लॉकडाउन। दुनिया भर में लोगों को महफूज करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा था। सिंध हुकूमत ने तो पाबंदियां लगा भी दी थी, लेकिन तब भी वज़ीर आज़म इससे गुरेज़ा थे। इस मार्च को पूरे मुल्क में समाजी फासले और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन इसके 20 दिन बाद पाबंदियां पता नहीं हुकूमत को क्या नजर आया जो इस नामुकम्मल लॉकडाउन को मजीद नरम कर दिया। ये सब सनतें खुलेंगी उन हफाजती तदाबीर के साथ, उन SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ जो गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर ऑलरेडी सूबों को फराहम कर दिए गए हैं। हालांकि अगर आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो हुकूमत का यह फैसला समझ से बालातर नजर आता है, क्योंकि जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था तब मुल्क में कोरोना के केसेस 1000 थे और अमवात 6 थी, और 20 दिन में केसेस की तादाद 6 गुना और अमवात में 16 गुना इजाफा हुआ। होना तो ये चाहिए था कि 14 अप्रैल को हुकूमत ऐलान करती कि पाबंदियों को मजीद सख्त किया जाएगा, लोगों की सख्ती से घरों तक महदूद रखा जाएगा और इसके साथ साथ टेस्टिंग की सलाहियत को भी बढ़ाया जाता। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्ट। न सिर्फ कई सनतों को खोल दिया गया, नक्लो हरकत पर भी पाबंदियां नरम कर दी गई और आज मसाजिद में इज्तिमात को भी इजाजत दे दी गई है। यानी जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा और जो नहीं होना चाहिए था इस पर डट गए हैं। नाज़रीन, सोचे समझे बगैर संगीन नताइज के खदशे के बावजूद अमल दरामद किया जा रहा है उन तमाम कामों पे जो नहीं होने चाहिए थे। यानी हुकूमत की इस जमाने से उल्टी चाल चलती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से सिलसिला जारी है और जैसे पहले दिन से था, जब दुनिया बॉर्डर बंद कर रही थी तब हमने तुफ्तान बॉर्डर को ज़ायरीन के लिए खोला। दुनिया में इज्तिमात पर पाबंदी लग रही थी, लेकिन हमारे मुल्क में मज़मी इज्तिमात हो रहे थे। दूसरे मुल्क अपने एयरपोर्ट्स पर सख्त तरीन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये झगड़ा चल रहा था कि एयरपोर्ट मेरी नहीं, फुला की जिम्मेदारी। और फिर इसी गफलत के नतीजे में कोरोना का मरीज बगैर किसी जांच पड़ताल से गुजरे एयरपोर्ट से सीधा अपने घर गया और जब इसने अपना तिब्बी मुआयना कराया तो पता चला कि इसे कोरोना है और 26 फरवरी को मुल्क में पहले कोरोना केस की तस्दीक हुई। लेकिन इसके बावजूद हमारे हुकूमती जिम्मेदार कह रहे थे कि परेशानी की तो कोई बात है। हालांकि परेशानी की बात तो थी, क्योंकि जिस मुल्क में कोरोना केसेस आ रहे होते हैं इसका सबसे पहला काम होता है बड़े पैमाने पर टेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर भी इसी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है और महदूद पैमाने पर कोरोना टेस्ट होते रहे। कहा जाता रहा कि जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी इसी का कोरोना टेस्ट होगा। एक जानिब नाकाफी टेस्ट और दूसरी जानिब तुफ्तान DI खान करंटीना के बदतरीन इंतजामात। एक जानिब लोगों को खुला छोड़ दिया गया तो दूसरी जानिब दर्जनों लोगों को इकट्ठा ही कमरों में बंद करके हुकूमती सतह पर कोरोना फैलाने की याद रखी गई।
यानी कोरोना के हवाले से पहले दिन से ही पॉलिसियों की ना कोई सिंत थी और ना ही कोई सोच, और थोड़ा बहुत जो कुछ किया गया अब इस पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। दुकानों को खोलने की मशरूत इजाजत, सनतों को मशरूत इजाजत, मसाजिद को मशरूत इजाजत, SOPs नामी जादू की छड़ी से सब कुछ खोला जा रहा है। यानी दुनिया को पता ही नहीं कि SOPs के साथ बड़े आराम से आप लॉकडाउन खोल सकते हैं। दुनिया को तो हमसे सीखना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की नजर में कोरोना का मामला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत जितनी भी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उनकी सेहत और उनको बैरून मुल्क भेजने की इजाजत के लिए भी एक बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। मुल्क के चोटी के तिब्बी माहिरीन ने अपनी एक्सपर्ट राय दी थी, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के लिए हुकूमत को ना किसी एक्सपर्ट बोर्ड की जरूरत पड़ी है, ना किसी से राय लेने की कोई जरूरत महसूस हो रही है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में कोरोना के मरीज 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं और अमवात की तादाद भी दूसरे जो 200 का हिस्सा है वो छू रही है। और आप बाहर जाके देखें, जिंदगी इतनी नॉर्मल है, लोग इतना कैजुअल ले रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को कि जैसे कोरोना हमारे मुल्क में नहीं है, किसी हमसाये मुल्क में। और ईदी फाउंडेशन ने इसके सरबराह फैसल ईदी में कोरोना मुस्बत आने के बाद वज़ीर आज़म भी अपना कोरोना कराएंगे, क्योंकि चंद रोज कबल वज़ीर आज़म हाउस में फैसल ईदी और वज़ीर आज़म साहब में मुलाकात हुई थी। कोरोना की खराब सूरत हाल और हुकूमत के फैसलों पर बात करने के लिए तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब। सर, ये सब कुछ मैंने आपके सामने खोल के रख दिया, ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ रही है जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। आप दुनिया किसी और तरफ चल रही है, दुनिया लॉकडाउन कर रही है, आप लॉकडाउन खोल रहे हैं। दुनिया मजहबी इज्तिमात पर, बिलखुसूस मुसलमान ममालिक मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप उसको मजीद बढ़ा चढ़ा के खुलने की इजाजत दे रहे हैं। सर, ये उल्टी गंगा बहने का जो नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी आप अली साहब, ठीक है, दो राय हैं इस वक्त। एक राय ये है कि हम जैसे लॉकडाउन किया था, हमने 1 महीना हो गया लॉकडाउन है, उसी तरह के लॉकडाउन को कंटिन्यू करें। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये कितने अरसे के लिए करना पड़ेगा? क्या 1 हफ्ते के लिए कोई कह सकता है, 1 महीने के लिए कह सकता है, 6 महीने के लिए कह सकता है, साल के लिए कह सकता है? तो क्या दुनिया इस तरह चल सकती है? और पाकिस्तान जिसकी मईशत जो है, अगर खुदा न खास्ता हम इसको बंद कर देते हैं तो हम तो शायद अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात करनी मुनासिब नहीं है कि कुछ हफ्ते हम ना गुजार सकें। और हमारे यहाँ जिस तरह की गुर्बत है और जिस तरह की मईशत के हालात हैं या जिस तरह का हुकूमतों का स्ट्रक्चर है और उनकी कैपेसिटी है इसको डील करने के लिए, लिहाजा हमने ये समझना है। और जो थर्ड वर्ल्ड जो दुनिया है, जो डेवलपिंग दुनिया है, उनको हमने लीड करके समझाना है कि हमने इस कोरोना की वबा के साथ जिंदा भी रहना है, हमने एहतियात भी करनी है और आगे भी जाना है। अगर हम इसको करने के लिए, और दुनिया भी इस बात पे सोचना शुरू हो गई है, शायद ये मुझे सर ये बताइएगा कि जब आपने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना था तो उससे पहले एक मेडिकल बोर्ड बना, बोर्ड ने तजावीज दी, उन तजावीज पे आपने अमल किया, उनको बाहर भेजा, ये आपने पूरा एक प्रोसेस जिससे आप गुजरे। सर, ये आपको किसने बताया है कि अगर आप इतने मजीद दिन लॉकडाउन नहीं रखते हैं तो ये उसका नुकसान होगा, और अगर आप लॉकडाउन को नरम करते हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर इतना इन्वॉल्व होगा, इतने केसेस हैं, इतने केसेस मजीद हो सकते हैं? ये सारी कैलकुलेशन सर कहां पे हुई हैं क्या? वो डाटा क्या है सर, हमसे भी शेयर करें ताकि हमें भी तसल्ली आ जाए। देखिए अली साहब, आपकी मुझे सही तरह आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन जो मैं समझा हूँ, आपने कहा कि क्या डाटा है जिसके बेस पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान के सारे इदारे सर जोड़ के बैठते हैं और वो एक एक चीज़ को गौर करते हैं, एक एक चीज़ पे स्टडी करते हैं कि क्या हम लोग आगे चल के ये जो हम ये लॉकडाउन कर रहे हैं, क्या ये इफेक्टिव है, या इसकी बजाय हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, जहाँ कोई केस निकलता है उसको पिन पॉइंट करें, उसकी जियो फेंसिंग करें, उसको वहाँ पे एक यानी जो लोकल लॉकडाउन या सील करें, और उसके बाद जितना उसके कॉन्टैक्ट पर्सन है। फिर अब भाई साहब बढ़ क्यों रहे हैं केसेस? जब से ये आप इजाफा क्यों हो गया? ये देखें लॉकडाउन नरम करने की वजह नहीं है, ये आपको होता है एक टाइम लैग होता है कि पुराने टेस्ट आ रहे होते हैं, उनकी रिपोर्टें आ रही होती हैं, और ये ज़ाहिर है इंक्रीमेंटल है और पूरी दुनिया में इसका ट्रेंड ऐसे ही है। तो कहने की बात, समझने की बात यह है कि क्या हम इस तरह बंद करके बैठ जाएं या हम स्मार्ट लॉकडाउन करें कि जहां जहां के कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनको बंद करें। क्या पाकिस्तान 220 मिलियन लोगों को बंद करके रख सकता है? थोड़े अरसे में खुदा ना खास्ता हम बंद करें तो भूख से, जब लोगों को भूख लगेगी, उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एहतियाती तदाबीर लगा के हम बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, ये मजबूरी थी उनकी,
आपको लॉकडाउन जो है वो नरम करना पड़ा या स्मार्ट लॉकडाउन जाना पड़ा। सर अब ये जो रिलीजियस कांग्रेगेशंस है, मजहबी इज्तिमात, वो किस मजबूरी के तहत आपने अलाउ किया? पूरी मुस्लिम दुनिया, हालांकि वो जगह जहां पे मुसलमान अपनी हर चीज जहां से खुद ड्राइव करते हैं वो है खाना काबा, मदीना मुनव्वरा, वहां तक अगर पाबंदी है मजहबी इज्तिमात पर, तो सर फिर आपने क्या सोच के और किसकी जिम्मेदारी पे इजाजत दी है कि मजहबी इज्तिमात होंगे अंडर सर्टेन SOPs जिनको फॉलो करना नामुमकिन है? अली हैदर, आपको समझना है कि रियासत की रिट अवाम के साथ मिल के हो सकती है। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में का ये ख्याल है कि उन्होंने नमाज रोज़ा करना है और उन्होंने तरावियाँ पढ़नी है और मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, तो बजाय कि हम उनको बंद करें और वो उसको ब्रेक करें और वो तोड़ें और एक लॉ एंड ऑर्डर। आपको क्या लगता है सऊदी अरब के मुसलमानों का दिल नहीं करता होगा? तुर्की के मुसलमानों का दिल नहीं करता होगा? सऊदी अरब के मुसलमानों का दिल नहीं करता होगा अगर रमजान की बरकत समेटे? सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का दिल करता है सर, और फिर उनकी ख्वाहिशात पे आपको अमल करना। सऊदी अरब के जो हालात हैं, जो वहां पे जो रियासत का और अवाम का रिश्ता है, शायद पाकिस्तान में वो नहीं है। आप और पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनका कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट समझती है कि हम बजाय इसके कि हम उसको लोगों को रोकें, हम कोरोना को रोकें। कोरोना को रोकने के लिए ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, कोरोना लोगों को रोकने से रुकेगा ना बासी साहब, मसाजिद इंटरेक्शन रोकने से रुकेगा। मुझे मेरा बताएं कि 6 फुट का फासला मुमकिन है मस्जिद में सर? जी बिल्कुल, अगर 6 फुट का फासला मुमकिन नहीं है, मस्जिद को आप डिसइंफेक्ट नहीं करते, अगर आप उसको कारपेट को हटा के फर्श पे नमाज नहीं पढ़ाते और 6 फुट का फासला नहीं रखते, वो मस्जिद वो बारगाह बंद हो जाएगी। ये है स्मार्ट लॉकडाउन। आप पूरे पाकिस्तान में इतना ना आपके पास फोर्स है, अगर मसाजिद हैं तो उतना आपके पास रियासत मशीनरी नहीं है कि आप उनको लॉकडाउन करें। इसकी बजाय आप उनको सुपरवाइज करें, उनको नए मौरूजी जो हालात हैं उनमें रहने का तरीका सिखाएं। रियासत और आवाम मिलके इस कोरोना के साथ लड़ सकते हैं। साहब मुझे ये बताएं, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सर माजरत के साथ सर, एक मिनट सर, आपके पास डॉक्टरों को देने के लिए मास्क नहीं है, डॉक्टरों को देने के लिए पीपी नहीं है, आपके पास वो वेंटिलेटर लेने के लिए पैसे नहीं है, टेस्ट किट्स लेने के आपके पास पैसे नहीं है, आप कहते हैं मस्जिदों को डिसइंफेक्ट किया जाए, इमाम मस्जिद को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं है। सर आप एक ऐसा खर्चा जो बच सकता है, आप वो खर्चा करने क्यों जा रहे हैं? उसी का राशन लेकर लोगों के घरों में डलवा दें, उसी की पीपी किट्स लेकर डॉक्टरों को दे दें जो कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं। सर आप एक गैर जरूरी खर्चे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज अवाम की ख्वाहिश है? अली हैदर, थोड़ी सी अपनी क्रोनोलॉजी ठीक कर लें। एक वक्त था हमारे पास डॉक्टरों के लिए पीपीज नहीं थे, एक वक्त था हमारे पास किट्स और मास्क नहीं थे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से आ भी गए और एक खास हद तक हमने कोशिश भी किया पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की। सर आप अपनी गलती का खुद एतराफ कर रहे हैं बासी साहब। गवर्नमेंट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जनवरी की बात है, आज आपके पास पीपी आए हैं, क्या आप खुद मान रहे हैं कि हमने अब तक पीपी नहीं दिए? अब मेरे पहले बात तो सुने ना, पहले मुझे पिछली नहीं पिछली पूरी बात मुझे कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां पहले तो जो डायरेक्टली डील करते उनको दिया, उसके बाद जो अस्पताल का हमला था इनडायरेक्टली उनको दिया, आज ये चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मस्जिदों को जो डिसइंफेक्ट करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जा चुकी है, उसके लिए फंडिंग अवेलेबल है और हमने आहिस्ता आहिस्ता जाके। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, मुझे बताएं अगर हमने सबको बंद करना है 22 करोड़ लोगों को, तो कितने दिन बंद कर सकते हैं, कितने महीने बंद कर सकते हैं? क्या आप किसी अथॉरिटी से ये कह सकते हैं कि 2 महीनों में कोरोना खत्म हो जाएगा? लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता कौम को एहतियाती तदाबीर के साथ उनको ओपन अप की तरफ जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान सरवाइव भी करे, मईशत भी सरवाइव करे, लोग भी हिला जुले, लेकिन लोग एक फिनोमेना के साथ आप ये करने से कोरोना रुक जाएगा? आपके ये करने कि हम मान लेते हैं हमें नहीं पता कोरोना कब खत्म होगा, लेकिन आपको लगता है कि आपके ये करने से लोग नहीं मरेंगे, लोगों को कोरोना नहीं लगेगा? कम अज कम कोरोना को भी हम रोकेंगे और लोगों को भूख से मरने से भी रोकेंगे। खुदा न खास्ता 50 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ लोग खुदा न खास्ता भूख की वजह से निकलें तो आपका सारा कोरोना खत्म हो जाएगा। खुदा न खास्ता इस रियासत को, इस मुआशरे को चलाना मुमकिन हो जाएगा। ठंडे ठंडे कमरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में जहां खुराकें पड़ी होती है ना, वहां पे ये बातें करनी आसान होती हैं। हिफाजत तदबीर जिस एक झोंपड़ी में सर जिनकी भूख का आपको खाने न करना हो, तो मेरे भाई भूख का आपको ख्याल है, अगर उनमें से बीमार पड़ गए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप उनको सहूलत दे सके? अली हैदर साहब, ये जो भूख से मर रहे हैं बादशाह साहब, माजरत के साथ, ये आपने जो महंगाई बढ़ाई है ना सर,
14% पे जो आप इन्फ्लेशन रेट ले गए, जो आपने बिजली महंगी कर दी, जो आपने तेल महंगा कर दिया, सर ये भी उसी का नतीजा है कि लोग अगर आज भूख से मरेंगे तो वो फिर उसकी वजह भी आपकी गवर्नमेंट होगी। ये डिबेट लंबी है। आज हमने लोगों को 12-12 हज़ार रुपए दे दिया, 120 लाख लोगों को, 120 lakhs ऑफ पीपल को 4 महीने 12-12 हज़ार दे दिया और अगले हफ्ते तक ये मुकम्मल हो जाएगा। बताया सर 4 महीने के लिए 3,000 और उसके बाद 1 महीने का। सुन लेना, मैं यही तो कह रहा हूं, आप अब मेरी बात पे आ गए ना, आप मेरी लाइन पे आ गए। लोगों को हम दे रहे हैं, महंगाई भी है, गुर्बत भी है, और क्या आप हम इसके साथ मईशत को भी बंद कर दें, फैक्ट्रियां भी बंद कर दें, रास्ते भी बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें, तो क्या लोग मर नहीं जाएंगे? सर आप मेरी बात करें, आप ओपन रखें, यही तो आपको समझा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने एहतियात करनी है, एहतियात से लोगों को, लोग खुदा ना खास्ता लोग इससे भी मरेंगे और उससे ज्यादा मर जाएंगे। सर आप सब कुछ खोले, लेकिन कम से कम फिर ये बता देते कि आपने इसके लिए तैयारी क्या की है। आपके पास तो डॉक्टर्स को देने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट तक नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। 25 साल के दौरान बिजली पैदा करने वाले इदारों ने 415 अरब रुपए मुनाफा कमाया। बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपनी सरमायाकारी पर 40 से 80% तक मुनाफा कमाती रही और अब इजाफी मुनाफा कमाने वालों के नाम सामने आने लगे हैं। रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसी रिपोर्ट की तरह, पिछली चीनी रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार का नाम है। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज भी 1 अरब 33 करोड़ रुपए इजाफी कमा चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के दो पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी कमाए। वफाकी वजीर खुसरू बख्तियार के भाई ने 1 अरब रुपए इजाफी कमाए। इजाफी मुनाफे में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन आम बात यह है नाज़रीन कि हुकूमत रिपोर्ट पर फिलहाल कोई कार्रवाई करने की बजाय तहकीकाती कमीशन बनाने जा रही है। क्या इस रिपोर्ट के ऊपर जो फैसले होने और निशानदेही होनी है कि किसने बेज़ाब्ती की या किसने कानून की खिलाफ वर्जी की, तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कोई उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए या किसी को बचाने की कोशिश की जाए। इसलिए फैसला ये किया गया कि बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। नाज़रीन ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, जिसके तहरीक इंसाफ भरपूर मुखालफत और नफी करती रही, लेकिन हुकूमत में आने के बाद सनतकारों और ताजरों को हुकूमत का हिस्सा बनाया गया, काबीना का हिस्सा बनाया गया। हुकूमत भी होती रही, कारोबार भी होते रहे। हालांकि इमरान खान खुद कहा करते थे कि एक बार कोई हुकूमत में आ जाए तो फिर इसे कारोबार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मफादात का टकराव होता। इमरान खान कहते थे कारोबार करने वाले लोग हुकूमत में हो तो करप्शन होती है, मफादात का टकराव होता है। लेकिन अमली तौर पर वजीर आजम ने अपनी बात के बिल्कुल ही बरअक्स किया। उन लोगों को ओहदे दिए गए जिनके मफादात का टकराव साफ जाहिर था। मसलन रज़ाक दाऊद साहब को मुशीर तिजारत बनाया गया। वो रज़ाक दाऊद जो टेस्कॉन नामी कंपनी के बानी थे और टेस्कॉन कंपनी मोहम्मद डैम का ठेका ले चुकी। जी हां, जवाब यह दिया गया कि रज़ाक दाऊद कंपनी से रिजाइन कर चुके हैं। हालांकि रिजाइन करने के बावजूद वो कंपनी में हिस्सेदार थे और इससे भी अहम बात यह है कि ओहदा कबूल करते हुए वो वजीर आजम को इस मुमकिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता चुके। फिर नदीम बाबर को भी वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन लगाया गया और एनर्जी टास्क फोर्स का चेयरमैन भी लगा दिया गया। हालांकि नदीम बाबर एनर्जी प्रोडक्शन के कारोबार से वाबस्ता थे। बिजली बनाने वाली एक कंपनी ओरियंट पावर के शेयर होल्डर थे और इससे भी अहम बात यह कि उनकी कंपनी सुई नर्दन की सबसे बड़ी डिफॉल्टर भी है। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक ओरियंट पावर ने सुई नर्दन के 2 अरब रुपए से जायद के वाजिबात अदा करने थे। इस वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद इन्हें ओहदा दिया गया। बात के वाज़ेह टकराव पर हुकूमत की अब से जो वजाहत दी गई है वो भी बहुत दिलचस्प थी। कहा गया कि अगर इक्तदार में आने के बाद कोई कंपनी लगाई जाए, कारोबार किया जाए, तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वरना नहीं होता। यानी आप पहले से किसी शोबे में कोई कारोबार कर रहे हैं और इसी शोबे से मुतालिक ओहदा हासिल करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके मुताबिक नहीं होगा। अब आज नैब ने हालिया गंदुम और चीनी बहरान को मेगा प्राइम स्कैंडल करार देते हुए तहकीकात का फैसला किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वाज़ेह मिसाल इस स्कैंडल में भी नजर आई थी। रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार का नाम आया। जहांगीर तरीन वो थे जो ज़राअत से मुतालिक हुकूमत की पॉलिसी बना रहे थे, वफाकी काबीना के इजलासों में शिरकत करते थे, ज़राई शोबे में इस लिहाज से मुतालिक ब्रीफिंग्स दिया करते थे और खुसरू बख्तियार तो वजीर ही फूड सिक्योरिटी के थे। बल्कि रिपोर्ट आने के बाद मालूम हुआ कि जहांगीर तरीन को तो टास्क फोर्स बराए ज़राअत का चेयरमैन भी बनाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद इन्हें हटा दिया गया। रिपोर्ट आने से पहले वजीर आज़म इमरान खान कहते थे जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट आई तो कहा गया फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी और अब शेख रशीद पेशगोई कर रहे हैं कि वजीर आजम जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
फॉरेंसिक रिपोर्ट ही आएगी। पंजाब के वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी नैब तहकीकात हुई, इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद उन्होंने वजारत से इस्तीफा भी दिया। उस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि अलीम खान क्लीन चिट लेकर आएंगे। कहा गया कि तहरीक इंसाफ के किसी लीडर पर इल्जाम लग जाए तो वो खुद से रिजाइन कर देता है जब तक कि तहकीकात खत्म ना हो जाए। केस तो अभी भी खत्म नहीं हुआ नाज़रीन, लेकिन अलीम खान फिर से काबीना का हिस्सा जरूर बन चुके। जब स्कैंडल सामने आते हैं और उंगलियां तहरीक इंसाफ की जानिब उठती है तो एक और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि ये जो कुछ हुआ ये तो गुज़िश्ता अतवार में हुआ। आज तवानाई की रिपोर्ट पर भी यही कहा गया कि मंसूबे तो गुज़िश्ता अतवार के थे। चीनी रिपोर्ट पर भी कहा गया कि ज्यादा सब्सिडी तो गुज़िश्ता हुकूमतों ने दी। ये तमाम बिजली के जो मंसूबे हैं जिनके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई, उनमें से कोई एक भी मंसूबा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त में ना उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ये काम किए गए जिसके बारे में ये रिपोर्ट लिखी गई है। ये तमाम मंसूबे जो हैं और ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई, ये पिछली हुकूमतों में पिछले दौर के अंदर होती रही है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एहतसाब की कोई नई किस्म मुतारिफ करा रही है। जब कारोबारी अफराद को इन्हीं के शोबों से मुतालिक कोई ओहदा दिया जाएगा, वो पॉलिसी मेकिंग में शामिल रहेंगे, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? तजिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत जनाब फारूक सलीम साहब, और डॉक्टर साहब वो शख्सियत है कि जिन्होंने बहुत पहले सोशल मीडिया पे इस रिपोर्ट के हवाले से जिक्र किया था, इसमें आने वाले मुमकिन नामों का बताया था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि ये मंसूबे भले ही पिछले अदवार के क्यों ना हो, लेकिन वो वुज़रा जिनके अपनी पावर कंपनीज हैं, उनको ओहदे देना और ओहदे भी उन्हीं की कंपनीज और उन्हीं के कारोबार से मुतालिक मिलना, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्रेडिट इस हुकूमत को जरूर जाता है कि इस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो रिपोर्ट्स पब्लिक भी की जा रही हैं और आम आदमी को पता चल रहा है कि आवाम को टीका कितनी अमाउंट का लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है। ये चीजें सामने आ रही हैं, नाम सामने आ रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये पहला कदम जरूर है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जहां तक आपने बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको, जैसे दुनिया भर में मगरबी ममालिक में खास तौर पे होता है, वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन किसी कंपनी का मालिक है नहीं है, उसकी शेयर होल्डिंग है या नहीं है। अगर ये परसेप्शन जा रहा है, अगर लोगों का ये ख्याल है कि शायद इनका इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक है, तो उसको वो वाली वजारत या उस कारोबार में आने की इजाजत नहीं दी जाती। यहाँ पे रिपोर्ट्स के नतीजे में बड़ी वाज़े तौर पे ये बताया जा रहा है कि कितनी अमाउंट का टीका लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है। नाम आपने भी कुछ ले दिए, रिपोर्ट्स के अंदर भी सब लिखे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो 100% यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठाया जाता है कि विफाक के पास इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के खिलाफ कोई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हमारी विफाकी हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा कानून पास नहीं किया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हो वो कानून के खिलाफ भी हो। पंजाब का एक कानून है, एक और सूबे का शायद केपी का भी एक कानून है, लेकिन विफाक में ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। जो तरक्की की है आपने देखा हो मगरबी ममालिक ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये था कि वहां पे लीडर जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोगों को अपनी वजारतें नहीं देते। ये अमेरिका के पीछे, बरतानिया के पीछे, जर्मनी के पीछे उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो खास ख्याल रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके किसी स्टाफ में ना पाया जाए। तो हमारे यहाँ ये कमजोरी रही है ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत में, दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, वो ये कि आपकी बल्कि एक वीडियो है बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने बताया कि इस मुमकिना जो रिपोर्ट उस वक्त जो मुमकिना थी अब तो आ गई, इस रिपोर्ट में क्या क्या अया किया गया है, क्या क्या पर्दे जो है वो खोले गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि किस किस ने कितना कितना लूटा, कहां कहां से लूटा, किस मद में लूटा। ये रिपोर्ट आपके नजर से पहले भी गुजरी है, अब भी आपने इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। सर ये रिपोर्ट कहती क्या है, कौन है जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा? अली साहब, रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखी गई है, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिखी गई है और दो चीजें बिल्कुल वाज़े तौर पे इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। पहली चीज ये कि टोटल अमाउंट कितनी है टीका लगाने की। पिछले 26 सालों से पाकिस्तानी अवाम को 22 करोड़ पाकिस्तानी को जो टीका लगाया गया है वो रिपोर्ट के मुताबिक 5,800
अरब रुपया बनती है। यानी कि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में कोई 2 से 2.5 करोड़ सार्फिन है बिजली के, उनको 5,823 अरब का टीका लगा। यानी कि फीस सारिफ, पाकिस्तानी फीस सारिफ जो है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का टीका उसको सिर्फ बिजली की मद में लग चुका है। दूसरा हाफ जो है वो ये बताता है कि ये टीका किस किसने लगाया, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जाने पहचाने नाम हैं। उसमें निशात ग्रुप का नाम लिया गया है और 23 मरतबा लिया गया है। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है और गिने हैं कि 23 मरतबा निशात ग्रुप का नाम लिया गया है और कहा गया है कि एक्सेस प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए था वो तो उन्हें वसूल किया, लेकिन इजाफी मुनाफा उन्होंने 9 अरब रुपए का बनाया है। फिर ओरिएंट ग्रुप का नाम लिया गया, जिसके पीछे नदीम बाबर साहब का नाम आता है। ओरिएंट ग्रुप का 22 दफा इस रिपोर्ट में नाम लिया गया है और कहा गया है कि एक्सेस प्रॉफिट, इजाफी प्रॉफिट जो है कोई 1 अरब का है। इसी तरह JDW, जिस कंपनी से अब हम उसका नाम सुनने लगे हैं, चीनी के स्कैंडल में रिपोर्ट में भी उसका नाम था, ये जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है। इसका सबसे ज्यादा दफा जिक्र किया गया है बिजली वाली रिपोर्ट में और 41 दफा JDW का नाम आया है और कहा गया है कि 2 अरब रुपए का इजाफी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। इसी तरह RYK है जो खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली की कंपनी है, उसका 15 दफा जिक्र किया गया है रिपोर्ट में और कहा गया है कि एक्सेसिव प्रॉफिट जो इजाफी मुनाफा है वो 1 अरब रुपए का है। फिर शरीफ खानदान की फैमिली का एक प्रोजेक्ट जिक्र किया गया है चन्योट के नाम से, उसका जिक्र 10 दफा आया है इस रिपोर्ट के अंदर और इजाफी प्रॉफिट जो है वो 1 अरब रुपए का बताया गया है। तो नाम भी सामने आ गए हैं, कंपनीज के नाम भी बताए गए हैं और टोटल टीका जो है वो हैरान कुन है। पाकिस्तान की माली तारीख में, माली फाइनेंशियल स्कैंडल्स के हवाले से ये सबसे बड़ा स्कैंडल बनता है पाकिस्तान की तारीख का। डॉक्टर साहब, बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन आज आपने हमारे देखने वालों को दी है। यकीनी तौर पे ये रिपोर्ट जो कि 250 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसका जो खुलासा था, जो इसका क्रक्स था, वो आपने आज पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब के वक्त का। नाज़रीन, यहां पर हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको यह बताएंगे कि अमरीकी तेल की कीमत 0 से भी नीचे गिर गई, क्या वजह बनी, बताएंगे एक ऐसी जंग की सूरत हाल जो कि 2 बड़े ममालिक में जारी है। प्यूटन और शाह सलमान के दरमियान इस वक्त क्या जंग जारी है, तेल की जंग जारी है, इस सब खुलासा करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, मार्च के महीने में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक दोनों रहनुमा एक दूसरे पर चिल्लाए। मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर को धमकी दी, कीमतों की जंग शुरू करने की धमकी दी गई। दोनों में तनाज़े क्या था, किस बात पर था, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इख्तलाफ का एक नतीजा ये निकला कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा अमरीकी तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई है। इसका मतलब यह है कि तेल साज कंपनियां तेल खरीदने वालों को पल्ले से पैसे दे रही हैं, यह भी रिपोर्ट किया गया। और वजह यह है कि तेल साज कंपनियों के पास मजीद तेल जखीरा करने की गुंजाइश अब खत्म हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा के बायस दुनिया भर में लॉकडाउन, शहरों की गलियां और सड़कें खाली हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, तैयारे नहीं उड़ रहे, फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं, दुनिया भर में तेल कम खर्च हो रहा है। इसके नतीजे में तेल साज कंपनियों को किराए पर टैंकर्स लेकर इजाफी तेल को जखीरा करना पड़ रहा है। तेल की कीमत में गिरावट की एक वजह यह बनी कि तेल की तिजारत इसके मुस्तकबिल की कीमत के हिसाब से की जाती है और मई तक के मुआहदे मंगल को खत्म हो रहे हैं। लिहाजा तेल साज कंपनियां चाहती हैं कि इन्हें जखीरा करने के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त न करना पड़े। अप्रैल के पहले महीने तक अमेरिका में तेल की खपत 30 साल की कम तरीन सतह पर आ गई थी। मार्च के वस्त से तेल की तलब आधे से भी कम रह गई थी। जेट फ्यूल यानी जो तेल जहाज इस्तेमाल करते हैं, इसकी खपत में 70% तक कमी हुई। लेकिन अमेरिकी सदर हालिया बहरान से परेशान नहीं, वो कहते हैं हम तेल खरीद कर अपने नेशनल रिजर्व में जमा कर लेंगे। तेल की कीमतों में सऊदी अरब और रूस तनाज़े का भी किरदार रहा, जिसका मैंने आगाज में आपको जिक्र किया। नाज़रीन, हुआ ये कि कोरोना के बाद खपत कम हुई तो सऊदी अरब ने तेल की पैदावार कम कर दी ताकि कीमतें न गिरे, लेकिन रूस ने पैदावार कम करने की बजाय बढ़ा दी। इसका नतीजा ये निकला कि $50 फी बैरल बिकने वाला तेल $33 फी बैरल पर बिकने लगा।
इसका बदला लेने के लिए सऊदी अरब ने तेल की कीमत मजीद कम की और पैदावार भी बढ़ा दी। नाज़रीन, इस वक्त तेल पैदा करने वाले मुल्क सिर्फ एक बात सोच रहे हैं कि क्या वो इजाफी तेल को उस वक्त तक जखीरा कर सकते हैं जब तक दुनिया लॉकडाउन में नरमी न कर दे और तेल की तलब फिर से इजाफे में बढ़ जाए। अगर ऐसा न हुआ तो तेल की कीमत मजीद नीचे आने का इम्कान है। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, बात करेंगे मौजूद माशी तज्ज़ियाकार अजीज यूनुस साहब से, जो कि अटलांटिक काउंसिल के नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब आपका। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल है, तेल की कीमत सिफर से भी नीचे चली गई, किस तरह से इस क्राइसिस को डील करने का सोच रहा है अमेरिका और इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा अमेरिकी मईशत पर? देखिए, अमेरिकी मईशत और जो बैनुल अक़वामी मईशत है, मेरे नज़दीक ये दूसरे जंग अज़ीम के बाद सबसे ज़्यादा सीरियस समाजी और माशी बहरान का सामना है। और अमेरिका में, जैसे आपने शुरू में कहा कि तेल की कीमत सिफर से भी नीचे गिर गई है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले चंद दिनों में ये कीमत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब तक सऊदी अरेबिया और रूस तेल में प्रोडक्शन कम नहीं करते तब तक कीमत नीचे रहेगी। और अमेरिका में इस वक्त लॉकडाउन है, जैसे आपने शुरू में कहा, तो जितनी देर तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा और मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा, उतनी देर तक तेल की कीमत जो है वो कम से कमतर ही रहेगी। तो मैं बड़ा पुरतजस्सुस हूं ये जानने के लिए उज़ैर साहब कि अगर कोई गाड़ी किसी गैस स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पर जाती है तो क्या वो मुफ्त तेल डलवा रही है, क्या उसको पैसे देना पड़ रहे हैं या बहुत कम पैसे देना पड़ रहे हैं? सूरत हाल क्या है कंज्यूमर के लिए? मुफ्त तो नहीं है, पैसे काफी कम हो गए हैं और काफी सस्ता तेल है, लेकिन मसला ये है कि कोई जाने को खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि शहर बंद है, लॉकडाउन है और लोगों को अपनी सेहत की ज्यादा फिक्र है बजाय ऐसे कि तेल की कीमत कितनी है। हाँ, अमेरिका के अंदर अगर आप देखें कि बहरान की जो नौबत है वो इतनी ज्यादा है कि तकरीबन 2.5 करोड़ अमेरिकनों ने हुकूमती इमदाद का मुतालबा किया है और अपनी एप्लीकेशन जमा कराई हैं। छोटे कारोबार को अगर आप देखें तो तकरीबन 350 अरब का जो बेल आउट पैकेज था छोटे कारोबार के लिए, वो इस हफ्ते खत्म हो गया। तो अब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि 450 अरब डॉलर और मजीद दिए जाएं इस प्रोग्राम के तहत। तो अभी माहिरीन का मानना है कि अमेरिका के अंदर लॉकडाउन की निस्बत की वजह से जो खसारा है हुकूमत का, वो तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा, लोगों को अपनी सेहत की ज्यादा पड़ी है और मईशत और तेल की कीमत से उनको कम फिक्र है इस वक्त। ठीक है, तो उज़ैर साहब, इस वक्त जो एक आम अमरीकी है वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, अमरीकी मईशत बुरहान का शिकार है, मजमूई तौर पे इस वक्त शरह क्या है? कितनी मजीद बेरोजगारी बढ़ सकती है? कितने मजीद लोग जो है वो होमलेस हो सकते हैं? जी देखिए, उसका एस्टिमेट अभी तक ये आया है कि अगर आप 2008 में जो क्राइसिस आया था उसका मवाजना करें इस क्राइसिस के साथ, तो हर एक हफ्ते में इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एक नया ग्रेट रिसेशन जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। यानी कि 2008 का जो क्राइसिस था 3 हफ्ते यहाँ हो चुके हैं, तो 3 क्राइसिस हो चुके हैं 3 हफ्तों के अंदर। यहाँ पर कुछ सूबे हैं जहाँ जो अनएम्प्लॉयड की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 25% से ज्यादा तजावुज कर गई है। ओवरऑल 15% लोग इस वक्त बेरोजगार हैं और इसमें अभी ज्यादा बढ़ने की जो है वो उम्मीद लोग रखते हैं कि और ज्यादा मसाइल का सामना होगा लोगों को। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि अमरीकी शहरों में, अमरीकी सूबों में अमरीकी अवाम और हुकूमत ने मिल के जो है एक बहुत ज्यादा कोशिश की है कि जो लोग गरीब हैं, जिनको खाने की जरूरत है, जिनको इमदाद की जरूरत है, उनकी मदद की जाए। और मैं वाशिंगटन DC में हूँ, तो यहाँ पर भी जो लोकल चैरिटीज हैं, लोकल हुकूमत है, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि वो जो लोग जिनको खाने की जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको इमदाद पहुंचाई जाए। और इस वक्त अमरीकी अवाम जो है वो एक साथ सॉलिडारिटी का मुजाहरा कर रही है। तो उज़ैर साहब, अमरीकी हुक्मरान और उनके जो रियासतों के हुक्मरान हैं, खबर यह भी है कि बाज लॉकडाउन को खोलने के हक में है, बाज इसमें सख्ती करने के हक में है, और यह भी एक तजाद पाया जाता है फेडरल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके दरमियान। जी, ये बिल्कुल ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट है, सदर ट्रंप है, उनको इलेक्शन की पड़ी है नवंबर में, तो वो इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द मईशत खोली जाए। इसी तरह पाकिस्तान में भी आपने अपने शो में जैसे शुरू में कहा कि यही डिबेट है। तो अमरीकी जो सूबे हैं, नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन एक है जो बड़े सूबों की एक कोalition है, उसने अभी तक ये कहा है कि वो एक साथ मिल बैठकर फैसला करेंगे कि कब मईशत खोलनी है। और उसका क्राइटेरिया उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोरोना वायरस के केसेस में कमी ना हो तब तक वो अपनी मईशत और लॉकडाउन को खत्म नहीं करेंगे। हाँ, इसी वक्त आजाद ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें और हुकूमतों को
फोर्स करें कि वो मईशत को खोलें और लॉकडाउन खत्म करें, मेरे नजदीक एक बहुत ही उज़ैर यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे मकामी सहाफी उज़ैर साहब। आगे बढ़ते नाज़रीन, बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल हमारे हमसाया मुल्क में। तकरीबन 80 साल पहले एक इंसान दुश्मन नस्ल, कौमियत और मजहब के तासुब में लिथड़े हुए एक घिनौने इंसान ने मजहबी अक़लियत को निशाना बनाया था। पूरी दुनिया को अपनी जंग में धकेल कर करोड़ों हलाकतों का जिम्मेदार ठहरा था, जो इटली के सपाक डिक्टेटर मुसोलिनी का पैरोकार था, जिसने ग्रेटर जर्मनी का नारा लगाया था। नाज़रीन, नाज़ीइज़्म के खूनी नजरिए की बुनियाद रखी थी वो शख्स जर्मनी का हिटलर था, और इसी सपाक, जुनूनी और लाखों यहूदियों के खून की होली खेलने वाले शख्स ने, और अब 8 दहाइयों के बाद एक और सफाक एडोल्फ हिटलर करोड़ों इंसानों की जिंदगियों के दर पे है। और इसी की सरपरस्ती में तरह तरह के हीले बहानों से भारत में मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, कभी शहरियत के कानून के नाम पर तो कभी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाकर मुस्लिम अक़लियत की जिंदगी अजीरन की जा रही है। और अब कोरोना की वबा के मामले पर भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में भारत में मुसलमानों के साथ क्या सुलूक हो रहा है, एक नजर देखते हैं। मज़ालिम की वजह से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मोदी सरकार को हिटलर की नाज़ी पार्टी से तशबीह दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ वैसा सुलूक कर रही है जैसा जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था। इमरान खान भारतीय वज़ीर आज़म को कई बार हिटलर और उसकी मजहबी इंतहा पसंदी को नाज़ीइज़्म का नाम दे चुके। इमरान खान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के मजालिम और इसके मजहबी तासुब का मवाजना हिटलर के साथ किया जाता है। और इसकी वजह भी है नाजरीन, जिस मुतासिब नजरिए की बुनियाद पर नाजी फौज की बुनियाद रखी गई, बीजेपी की सरपरस्त जमात RSS भी उसी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आई। हत्ता के RSS के कारकुनों का यूनिफॉर्म तक मुसोलिनी और हिटलर की सोच की सहाफी अरुंधति रॉय ने भी RSS के अखंड भारत और हिंदुत्व के नफरत अंगेज नजरिए का पर्दा चाक किया। उन्होंने बताया कि RSS किस तरह से हिटलर के नाज़ीइज़्म से मुतासिर है। तरह हिटलर जर्मनी को यहूदियों से पाक करना चाहता था, और RSS का हिंदुत्व के नजरिए में मुसलमानों की कोई गुंजाइश नहीं। RSS आज भी बीजेपी की सरपरस्त जमात है और भारतीय वज़ीर आज़म RSS के साबिक सरगर्म कारकुन रह चुके। हिटलर यहूद दुश्मनी में अंधा हो गया था। बिल्कुल इसी तरह मोदी के सर पर 90 लाख कश्मीरियों की नस्ल कुशी का पागलपन सवार है। यही नहीं बल्कि शहरियत के मुतनाज़े तरीन कानून ने भी मोदी के हिटलर ज़दा चेहरे को बेनकाब किया। टाइम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।